खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ है। सामीन नाज़रीन, आज की नशरियात में सुबह 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे और आप हमारा साथ देंगे। साथ देने के लिए आप टीवी पर हमें देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके साथ साथ फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा। उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़, हुकूमती इदारे तो देख ही रहे हैं लेकिन दुनिया भर तक भी जाए। उसके लिए आपने एक कदम आगे बढ़ाना होगा, घर बैठे सब्सक्राइब और शेयर करना होगा हर एक खबर को। तो ये उम्मीद आपके साथ है, लेकिन आपकी जो उम्मीद हमारे साथ है उसे हम पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हर वो खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको लेकर आप रिसर्च भी कभी कभार कर ही देते हैं। लेकिन खबरों के साथ साथ कुछ अहम बातें भी आज आपके साथ शेयर करनी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। लेकिन आज खबरों का सफ़र शुरू करते हैं जी एक बड़ी खबर से। चूँकि कोरोना का कहर है और कोरोना के दबाव के बीच सबकी नज़रें इन दिनों कुंभ मेले पर लगी हुई थी। और कुंभ मेले पर इसलिए लगी हुई थी क्योंकि हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे थे और केसेस का आना भी शुरू हो गया था। और इस बीच खबर यह आ रही थी कि शायद कुंभ मेले को इख्तिताम पजीर किया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ अखाड़ों के बीच बात बन नहीं पा रही है और मुख्तलिफ अखाड़ों के ज़िम्मेदारों की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। और जहां कुछ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हो गया, इसको रोकने की ज़रूरत है, वहीं पर दूसरे अखाड़ों के लोग इस पर बज़िद है कि दूसरे शाही स्नान के लिए तैयारियों को मुकम्मल किया जाए। और कोविड प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है कुंभ के आसपास और अखाड़ों की आपसी रसाकशी की वजह से हालात और अबतर हो सकते हैं, माहिरीन का मानना है। और जिस अफसर को लगाया गया है महेंद्र सिंह नेगी, जो रिटायर पुलिस ऑफिसर है, जिसके ज़िम्मे कुंभ के तमाम लवाजमात जो देख रहे हैं, उनका मानना है कि इस वक्त और साबिका दौर में जिस तरीके से हो रहा था, फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है। और ये देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस एक जोक है, यानी सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी कहीं पर नहीं है। और बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जब सरकार सैनिटाइज़र्स फराहम कर रही है तो सैनिटाइज़र लेने से इनकार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पवित्र पानी से नहीं बनाया गया है। इस तरीके की भी बात जो है उनकी तरफ से कही गई है। और अब दूसरे शाही स्नान जो 27 अप्रैल को होना है, उस हवाले से साधु संत जो है वो तैयार बैठे हैं और लगातार वो इस बात को मान रहे हैं कि जनाब ये चीज़ जो है होनी चाहिए क्योंकि मजहबी आस्था है और ये मजहब के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो एक तरफ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो इसी कुंभ के अंदर जो अखाड़ा के एक सरपरस्त थे वो मध्य प्रदेश के अंदर उनका इंतकाल हुआ है और माना जा रहा है कि वो चंद दिन पहले यहाँ आए थे, उसके बाद बीमार हुए, कोविड पॉजिटिव हुए और उनकी मौत वाक़या हुई। तो कुल मिलाकर सबकी मुल्क भर की नज़रें यहाँ पर थी कि सरकार शायद कोई कदम उठाएगी और यहाँ से कोई मैसेज पूरे इंडिया के लिए जा सकता है। वो करने में फ़िलहाल इंतज़ामिया भी नाकाम रही है और मकामी साधु संत जो है वो भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ अखाड़ों के बीच मीटिंग जो हुई थी जिसमें ये फैसला तय करना था कि क्या कुछ आगे करना है, उसमें भी कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया है। और 27 तारीख यानी 27 अप्रैल को जो दूसरा शाही स्नान करना है उस हवाले से बज़िद कुछ अखाड़ा है और उनका मानना है कि वो ये करके रखेंगे। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर जब हम खबर को चलाते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो वहाँ पर इस खबर को आप देख रहे थे और मज़ीद तफसील जानना चाहते थे तो ये हमने आपके सामने जी रख दी है, सोशल डिस्टेंसेज और दीगर हवाले से क्या कुछ चल रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जब कोरोना की हम बता रहे हैं तो बात ऑक्सीजन की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जब केसेस बढ़ेंगे, जब पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे तो फिर ऑक्सीजन की किल्लत की भी खबरें सामने आती है। और उन्हीं खबरों के बीच कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जहां मुख्तलिफ रियासतों से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आई। वहीं पर शाम होते होते वज़ीर आज़म की सदारत में भी आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ।
जी हाँ, बात जिस तरह से कोरोना वायरस की कर रहे हैं, कोरोना वायरस मुल्क के अंदर जिस तरह से उसमें तेज़ी से उछाल देखने को मिल रहा है, लाखों की तादाद में इस वक्त कोरोना वायरस के मामले भी सामने आ रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं। उसके साथ ही जो हालात बने हुए मुल्क के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में जो है एक आला सतही मीटिंग जो है तलब की है। उसके साथ ही जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जो शिकायतें मौसूल हैं, उसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म ने एक आला सतही इजलास जो है मीटिंग तलब की हैं, जिसमें ऑक्सीजन की दस्तियाबी का जायज़ा लिया गया और ऑक्सीजन टैंकरों की नकल हमल को इजाज़त के हवाले से इसे मुस्तस्ना रखा गया, क्योंकि जिस तरह से कई शहरों, कई रियासतों के अंदर जो कर्फ्यू लगाया गया है या जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, चाहे दिल्ली की बात करेंगे या मुख्तलिफ से शहरों के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, उस हवाले से ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी जो उससे मुस्तस्ना रखा गया, उसको बिना इजाज़त के आगे चलने की इजाज़त दी जाएगी ताकि वो वक्त पर अस्पताल पहुंच सके और अस्पताल के अंदर जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है उसको दूर किया जा सके। ऑक्सीजन तैयार करने में किसी भी किस्म की पाबंदी आयद न की जाए। ये वजारत सेक्रेटरी जो है, होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की जानिब से सभी रियासतों को इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कल आला सतही मीटिंग के दौरान इस बात का जायजा लिया गया कि सूरत हाल किस तरीके से कोरोना की बन रही है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये वो ऐसी रियासतें हैं जहां से केसेस काफ़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं और वहां पर ऑक्सीजन की किल्लत ना हो और मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कल हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया था और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक ये कि ऑक्सीजन की गाड़ियां, यानी जो बड़े टैंकर्स ऑक्सीजन लेकर जाते हैं मुल्क भर के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर जाते हैं, उन पर किसी तरीके की रोक नहीं लगेगी और वो खुद चलेंगे, यानी उनकी रेगुलाइजेशन, उनको चलने के हवाले से पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है वो ये है कि इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड IIL जो है हैदराबाद, वो जनाब फैसिलिटी करेगी अंडर नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड और भारत इम्यूनोलॉजी बायोलॉजिकल लिमिटेड के इश्तराक से, जो बुलंदशहर के अंदर है, और दीगर इदारों के साथ वो अब प्रिपेयर करेंगे 10 से 15 मिलियन डोजेज पर मंथ। ये दवाई जो बनाई जाएगी, ये जो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि यहाँ अब मकामी सतह पर भी मज़ीद कोविड वैक्सीन को जो है वो बनाया जाएगा और उस सिलसिले में कल हरी झंडी दे दी गई है। 10 से 15 मिलियन डोजेज अगस्त और सितंबर के बीच में मुल्क के अंदर हो सकते हैं। हमारे सामने ये बात भी जो है वो सामने आ रही है। और अब जो बड़ी बात है वो ये है कि कल जब ये मीटिंग हुई उसके बाद, जैसे गौहर कुछ आपको बता रहे थे कि यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जो है, उनकी तरफ से तहरीरी ख़त जो है वो सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन को लेकर चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, एक। और दूसरा कि हर पल नज़र रखने के लिए टास्क फोर्स का क़याम भी अमल में लाया जाए, यानी अब हर रियासत के अंदर टास्क फोर्स भी बनेगा जो कोविड की बढ़ती लहर पर नज़र रखेगा और एहतियाती कदम क्या कुछ उठाने हैं उस सिलसिले में भी बात आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आज जो गैर सरकारी तौर पर अभी तक हमारे पास इत्तला है वो एक बार फिर सबसे लंबा फिगर सामने आया है। 2.25 लाख के करीब फिगर जो है वो कोरोना पॉजिटिव के पिछले 24 घंटों के दौरान आए हैं। थोड़ी देर में वो डिटेल जब आएंगी तो आपके सामने हम ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के साथ साथ सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा बनी हुई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं। जब हम मुल्क की बात आपको बता रहे तो बात जरा जम्मू कश्मीर के कोरोना केसेस की भी आपको बताते चले जल्दी से क्या कुछ चल रहा है। तो कोरोना के मामले जब मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के हवाले से देखते हैं तो कोरोना मुतासरीन की तादाद 1144 का कल का फिगर है। 2 मरीज़ कल भी जान बहक हुए हैं और ज़िला श्रीनगर में मुतासरीन की तादाद जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है वो 407 से तजावुज़ कर गई है। मुतासरीन की तादाद 14,000 से भी तजावुज़ जो है वो कर चुकी है और मोहलिकीन यानी मरने वालों की तादाद 2,000 से ऊपर जो है वो पहुंच चुकी है। फ़ाल मामला जब आप देखेंगे तो 10,000 से ज़्यादा केस आपके पास
पॉजिटिव है, जबकि 1,31,353 मरीज जो है वो शिफायाब भी अब तक हुए हैं। तो शिफायाबी की दर जो है वो भी ज़्यादा बेहतर इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कल इंतज़ामिया की तरफ से मज़ीद इलाकों को मिनी क्वारंटीन, ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करार दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और तेज़ी के साथ बढ़ते हुए रफ्तार में 24 घंटों के दौरान जो खबर है वो आपके सामने है, अमवात भी आपके सामने है। लेकिन इसमें अब आगे क्या करना है वो बड़ा सवाल है। इसके लिए माहिरीन का मानना है कि फिलवक्त जहां वैक्सीनेशन का अमल जारी है, वैक्सीन कारी को यकीनी बनाया जाए। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आलमी इदारे सेहत की तरफ से भी थोड़ी देर पहले जो बयान जारी किया गया है उसमें भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि मास्क, सैनिटाइज और दूरी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त इस परेशानी से दूर रख सकती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर मज़ीद इलाकों को जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर बना दिया गया है। और कल ही इंतज़ामिया की तरफ से अब यह फैसला लिया गया कि जितने भी लोग आएंगे बाहर से, बैरूनी रियासत से, एक उनका लखनपुर के अंदर टेस्ट किया जाएगा और विजयपुर के अंदर भी एक और मरकज़ कायम किया गया है। लखनपुर और विजयपुर के अंदर जो है वो आने वाले सभी लोगों के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी कर दी गई है। और कल ही इंतज़ामिया ने इस बात का भी ऐलान कर दिया था, स्कूल तो बंद है ही, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अप्रैल 30 तारीख तक मुकम्मल करने की बात कही थी। और गवर्नमेंट ने पहले ही दरबारों के हवाले से भी फैसला लिया था, और साथ साथ 10वीं जमात और 12वीं जमात के जो पर्चे लेने थे उस हवाले से भी बात जो थी वो सामने कही। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से कोविड-19 की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 10,000 का इजाफा हुआ है। यानी कि जो कोविड पॉजिटिव मामले हैं 10,000 2 महीने के अंदर 2 महीने के कबल अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 167 मामले थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और बढ़कर वो 10,000 2 महीने के अंदर। आपको इससे अंदाज़ा लगाया जाना है कि किस तरह से ये तेज़ी के साथ फैल रहा है। 602 जो है मरीज जो है इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरी इलाज है, और इस सिलसिले में इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र भी आ रही है। लोअर मुंडा के मकाम पर भी कल भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर मास सैंपलिंग, जो भी बैरून रियासत के लोग वादी दाखिल होते हैं, जम्मू कश्मीर दाखिल होते हैं, उन्हें पहले वहाँ पर टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के बाद ही उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी जा रही है। जम्मू कश्मीर वादी के अंदर भी गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर भी जो भी सयाह आते हैं या आम लोग या मकामी लोग जो है उन्हें आगे जाने के बाद पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। चलिए, फिलहाल जब हम श्रीनगर की बात आपको बता रहे हैं तो जरा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप सुन लीजिएगा। श्रीनगर के अंदर 418 केस मौजूद हैं जी पॉजिटिव। उसके बाद बारामूला आप चलेंगे तो 135 के करीब केसेस वहां पर आपको दिखेंगे। आगे बडगाम के अंदर 25 केस आपके पास नजर आ रहे हैं, और उसके बाद 21 केस जो है वो पुलवामा के अंदर है, 23 केस कुपवाड़ा के अंदर है, 30 केस अनंतनाग के अंदर है, 7 बांडीपोरा के अंदर है, 13 केस जो है वो गांदरबल के अंदर है, 28 केस कुलगाम के अंदर है, 6 केस जो है वो शुपियां के अंदर है। और इस तरीके से केस की टैली जो है वो बन रही है। 10,000 का आंकड़ा पहले ही आपको गौर कुछ ने बता ही दिया था। उनमें 6,170 के करीब कश्मीर सूबे से जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी मंदा जो है वो जम्मू से। तो इसमें भी एक बड़ी तादाद जो अगर आप देखेंगे बाहर से आने वालों की नहीं है, बाहर से आने वालों की तादाद भी इसमें है, लेकिन मकामी तौर पर ये जो फैल रहा है हवा में, ये जब ये वायरस फैल रहा है तो ये मकामी तौर पर भी ट्रांसमिट सबसे ज़्यादा हो रहा है। चलिए, इसके साथ साथ हम श्रीनगर भी चलेंगे। सईद रूफ फारूकी भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन खबर यहां पर नहीं रुक रही है, बल्कि खबर एक और भी डेवलप हो रही है। वो हो रही है SMHS अस्पताल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से, क्योंकि जब कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है तो दबाव अस्पतालों पर पड़ रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, और इस बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर
कोविड के हवाले से गेयरअप हो रहा है और रूटीन ओपीडी जो थे, यानी जो मामूल के मुताबिक आउटडोर पेशेंट्स को देखा जा रहा था, इलेक्टिव सर्जरीज हो रही थी, फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। दिल्ली के बाद जो बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से आ रहा है वो ये है कि पहले एम्स के अंदर हमने आपको चंद दिन पहले बता दिया था कि किस तरीके से वहां पर पाबंदियां आयद कर दी गई है, और अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से भी ये खबर है कि वहां पर रूटीन ओपीडी को जो है वो रोक दिया गया है, और साथ साथ जो सर्जरियां हैं उस पर भी फिलहाल पाबंदियां जो है वो लग चुकी है। इसके साथ साथ मजीद कुछ वार्ड्स को जो है वो कोरोना वार्ड जो है वो बना दिए गए, कोरोना डेजिग्नेटेड वार्ड जो है वो बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर श्रीनगर शहर के अंदर जो जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो कहीं ना कहीं अब गियर अप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल प्रिंसिपल जीएमसी की सदारत में जो मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें 10 जिम्मेदार मौजूद थे, 10 एचओडीज भी मौजूद थे, उसमें यह फैसला लिया गया कि सभी ओपीडीज को फिलहाल मुलतवी कर दिया जाएगा, इन्हें रोक दिया जाएगा, और सर्जरियां भी अगर करनी है वो सिर्फ इमरजेंसी की होंगी, मेलेगेंस की होंगी, और वो होगी जिसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, यानी लास्ट स्टेज जिसका हो वहां पर ऑपरेट करने की जरूरत हो, तो वही ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जीएमसी के अंदर जो है वो किया जाएगा। अब जब ये फैसला लिया जा रहा था तो उस वक्त मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एसएमएचएस डॉक्टर नजीर चौधरी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, हेड चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर नवीद नज़ीर वहां पर मौजूद थे, और दीगर लोगों ने बइत्तिफाक राय ये फैसला लिया है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सर्जरियां हो रही हैं फिलहाल इसे रोक दिया जाएगा। तो बड़ी बात, दिल्ली और दीगर रियासतों के बाद अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ने भी तेजी के साथ फैसले जो है वो लेना शुरू किए हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से ये इतला है कि अब ओपीडी को भी रोक दिया गया है, और साथ साथ इमरजेंसी तौर पर जो ऑपरेशंस करने थे उन्हें भी फिलहाल रोक दिया गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मस्बत मामले आए रोज़ जो है इसमें तादाद जो बढ़ रही हैं, उछाल हो रहे हैं। श्रीनगर सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर है, जहां सबसे ज़्यादा मामले दर्ज भी हो रहे हैं। हर रोज़ गुज़श्ता 24 घंटों की बात करेंगे तो 418 नए मस्बत मामले श्रीनगर ज़िले के अंदर। उसके बाद ही दूसरे नंबर पर बारामूला है, जहाँ पर कल 136 नए मस्बत मामले सामने आए। उसके साथ ही जिस तरह से एसएमएचएस अस्पताल की बात करेंगे तो जो बढ़ रहे कोविड केसेस, इस हवाले से सरकारी अस्पताल इंतजामिया ने हालात का जायजा लेते हुए श्रीनगर में जीएमसी अस्पताल में ओपीडी सहूलियत पर फिलहाल रोक लगा दी है, और एसएमएचएस अस्पताल में कोविड वार्ड किए गए हैं कायम। ये इस हवाले से क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 मामले मस्बत जो सामने आ रहे हैं उसके पेश नज़र इंतजाम का जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल ओपीडी सहूलियत पर रोक लगाई जाए, और साथ ही साथ कोविड जो वार्ड है वो कायम किए गए हैं। फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की अहलिया महक शाहिद भी कल रात देर के कोरोना पॉजिटिव पाई गई, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर पर इस बात की जानकारी भी दे दी है। उसके साथ साथ जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं बारामूला के अंदर, वहां पर मजीद पाबंदियां आयद करने की बात भी कह दी गई है। श्रीनगर समेत बारामूला के अंदर मजीद कुछ इलाकों को जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर तब्दील कर दिया गया है, और सख्ती के साथ दफ़ा 144 वहां पर नाफिज रहेगा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार की तरफ से सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग कर जोर देते हुए साफ कर दिया गया है कि जिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को बनाया गया है वहां पर सख्ती के साथ ये सारे मामले जो है वो लिए जाएंगे, ताकि वायरस जो है वो तेजी के साथ ना फैले। सीधे श्रीनगर चलते हैं, सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, अपडेट कीजिएगा कि श्रीनगर के मजीद इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर तब्दील कर दिए गए हैं, सूरत हाल क्या कुछ है? सिर्फ एसएमएचएस अस्पताल के अंदर फिलहाल ओपीडी रोक दिया गया है, या जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ वाबस्ता इदारे हैं सबके अंदर यह फैसला नाफिज होगा? सईद, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए से कोशिश करेंगे कि सईद रूफ फारूकी तक दोबारा हमारी आवाज जाए, क्योंकि श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कल से लगातार सूरत हाल जो है
जी हाँ, जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर कोविड-19 मामलों में इजाफा हो रहा है, शहर श्रीनगर के बाद जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट कुछ एरिया जो है उन्हें करार दिया गया, उसके साथ ही बारामूला के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। शहर श्रीनगर भी इस हवाले से कल इंतजामिया की जानिब से कुछ मीटिंग ली गई है और श्रीनगर के जितने भी या श्रीनगर वादी कश्मीर के जो अस्पताल है उस हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया, किस तरह के इंतजामात है, और इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद ही श्रीनगर के जीएमसी अस्पताल में ओपीडी सहूलियत पर रोक लगाई गई। आए रोज़ इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है कोविड-19 मस्बत मामलों को लेकर। जिस तरह से आपको पहले भी बता चुके हैं कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान तकरीबन 10,000 नए कोविड मस्बत मामले। चलिए, जहां मैं अभी आपको बता रहा था कि साबिक डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की अहलिया पॉजिटिव है, वहीं पर अब एक और खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 कॉरपोरेटर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें कुछ उनके अहल खाना भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके साथ साथ खबर ये है, जो मैं 3 क्लस्टर्स की आपको बात बता रहा था वो दोबारा से बना दिए गए हैं। उनमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बीबी कैंट इलाका जो है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। मुकदम मोहल्ला बटपोरा इसको जना माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। बेग मोहल्ला अलोची बाग इसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तहत जो है वो रख दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने सभी लोगों से अपील की है कि वो इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की ओर आने जाने से गुरेज करें जब तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग का अमल मुकम्मल नहीं होगा। तो एक के बाद एक खबर जो है वो इस वक्त कोरोना के हवाले से सामने आ रही है। सीधे सईद रूफ फारूकी के पास चलते हैं जो इसने हमारे साथ ज्वाइन किया। सईद, अपडेट कीजिएगा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बन रहे हैं श्रीनगर समेत और कहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? जिला बडगाम, गांधरबल, पुलवामा, अनंतनाग की क्या कुछ सूरत हाल है? हेलो सईद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सईद, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? देखिए गौर, सूरत हाल जो कल के जो आदाद शुमार है मस्बत के साथ, तो सूरत हाल और भी पेचीदा हो गई है क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है। और कल श्रीनगर की बात है, श्रीनगर में ज्यादा पॉजिटिव केस पाए गए। फिर बडगाम में कल के दिन के हवाले से बात है तो कल बडगाम में भी पॉजिटिव केस पाए गए और तादाद काफी ज्यादा है। और इस वजह से अब कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो ये रेस्ट्रिक्शन जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है हर एक अजला में, उसके लिए कोशिश की जाएगी। और हम देख रहे हैं कि सरकार उस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्या इन चीजों से इसको रोका जा सकता है, ये सरकार की प्रायोरिटी है। और इस बड़ी खबर ये भी है कि अब जो यहाँ के बड़े अस्पताल हैं उनमें अब जो है जो कोविड के लिए स्पेशली अब दोबारा से उनको चालू किया जा रहा है और वार्ड रखे जा रहे हैं। अगर हम एसएमएच हॉस्पिटल की बात करें तो 12 के करीब वार्ड जो है वो अब कोविड के लिए मुंतकिल किए गए हैं, स्पेशली कोविड के लिए रखे गए हैं। मतलब अब एसएमएच हॉस्पिटल श्रीनगर में ओपीडी नहीं रहेगा, ना सर्जरी रहेगी। तो ये इससे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो और भी खराब हो सकती है। और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ऑन टोज आके अस्पतालों का जो मुआयना कर रहे हैं और अस्पतालों की सिचुएशन देख रहे हैं। तो इस वजह से बड़े अस्पताल जो है श्रीनगर, क्योंकि एसएमएच में अगर बात करें तो कुछ दिन पहले वहाँ पे कोविड पेशेंट जो भी जाते थे उनको रेफर किया जाता था चर्चिज हॉस्पिटल में। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि एसएमएच हॉस्पिटल में भी अब ओपीडी नहीं रहेगा, वहाँ पे भी अब कोविड के लिए उसको मुंतकिल किया जाएगा। तो ये तो एसएमएच अस्पताल की बात है, लेकिन क्या अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक है इदारा जात, क्या वहाँ पर भी इस तरीके का कदम उठाया जाएगा? क्योंकि केसेस अगरचे उस रफ्तार के साथ नहीं जिस रफ्तार के साथ मुंबई, हरियाणा और दीगर इलाकों के हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी रफ्तार काफ़ी तेज़ है कश्मीर के अंदर। बिल्कुल रफ्तार कैसी तेज है। देखिए ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बारामूला है वहां पे भी अब इस तरह के वार्ड्स रखे जाएंगे, ऑलरेडी है मगर और भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि बारामूला श्रीनगर के पास ज्यादा केसेस जो है वो बारामूला अजला से ही आ रहे हैं। बडगाम की बात करें, बडगाम में भी केसेस बढ़ रहे हैं मगर बडगाम में यह है कि वो यहाँ पे बड़े अस्पताल नहीं है, सिर्फ एक बड़ा अस्पताल है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम है। यहाँ पे अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला नहीं लिया क्या इसको पूरी तरह कोविड के लिए मुंतकिल किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है सईद, जल्दी से जरा इस बात पर आइएगा कि जो कल हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से बयानात जारी कर दिए गए थे और मुख्तलिफ डॉक्टर अंजुमनों की तरफ से ये बयान जारी किया जा रहा था कि जनाब सरकारी अस्पताल को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी आपके अस्पताल है उन्हें यूज़ कीजिएगा ताकि आम लोग जिन्हें इलाज के लिए आना है वो अस्पताल आ सके। तो किस तरीके से इस खबर को देखें, ये जो नई डिमांड
डिमांड आ रही है डॉक्टर्स की तरफ से ही कि और प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल जो है हमारे पास वादी के अंदर, उन सबको कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल इशफाक, ये इस पे कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये तजवीज रखी है कि आपके जितने भी आप प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी कोविड के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दो पहलू है इसके। एक तो सरकारी अस्पतालों में रश बढ़ रहा है और इनको इस्तेमाल में लाना जरूरी है। दूसरा, जब सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद हो जाता है या सर्जरीज बंद हो जाती है, फिर लोग जो है वो रुक कर रहे प्राइवेट अस्पतालों का, और वहां पे काफी मनमानियां हो रही है, फिर रेट्स जो है वो काफी बढ़ाई जा रही है, जो हमने देखा पास्ट में जब कोविड की वजह से अस्पतालों को बंद कर दिया गया था। इस वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड के जुमरे में लाया जाए, ताकि सरकारी अस्पतालों में बोझ कम हो और वहां पे ओपीडी भी चल सकता है, सर्जरी भी चल सकती है, और आपके जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी हम कोविड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के पास तजवीज है, अब क्या कुछ फैसला सरकार करेगी। फिलहाल बड़ा अस्पताल जो शायद श्रीनगर का है, कश्मीर का है, सदर अस्पताल जिसको कहते हैं, उसको फिलहाल कोविड के लिए मुंतकिल किया गया है। ओपीडीज अब नहीं रहेगा, वहां पे सर्जरीज अब बंद कर दी गई, सर्जरीज बंद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जी सईद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर से बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात एक और बैनुल-अक़वामी खबर की आपको सामने रख देते हैं और बात पासपोर्ट्स की करते हैं। जी हाँ नाजरीन, कोविड-19 के बीच पासपोर्ट होना न होना तो अब कोई मकसद नहीं रहता, क्योंकि रोकना चाहूँगा क्योंकि अब पासपोर्ट से पहले जो दिल्ली के हवाले से एक खबर आ रही है, दिल्ली निज़ामुद्दीन दरगाह के हवाले से, जहाँ पहले कोर्ट की जानिब से एक फैसला सुनाया गया था, उस हवाले से अब दरगाह निज़ामुद्दीन कमेटी की जानिब से एक हंगामी इजलास जो है तलब किया गया और वबाई सूरत हाल जिस तरह से दिल्ली के अंदर बनी हुई है उस पर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। फिलहाल 16 से 30 अप्रैल तक दरगाह अकीदतमंदों के लिए बंद रहेगा। दरगाह कमेटी की जानिब से फैसला लिया गया और दरगाह के बाहर पैकेटों में इफ्तियारी और लंगर पेश किया जाए, कमेटी की तरफ से जो है फैसला किया गया। आपको बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से पहले वहाँ पर 2 रोज़ कबल ही जो फैसला सुनाया गया था, फैसला सुना गया, उसके बाद ही कल एक हंगामी इजलास तलब किया गया और इस सूरत हाल के पेश नज़र फिलहाल उससे 16 से 30 अप्रैल तक जो अकीदत वहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए फिलहाल पाबंदी आयद की गई है। कुल मिलाकर खबर यह है कि दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया पर हाजिरी देने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रात देर गए दरगाह इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और उस फैसले के अंदर दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार और जो आसपास का इलाका है मस्जिद समेत वो 16 से 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेगी। यानी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बंद रहेगा आम ज़ायरीन के लिए 16 से 30 अप्रैल 2021 तक। और उसके साथ साथ जो एक और फैसला लिया गया है, इफ्तारी और लंगर जो हमेशा वहाँ बंटता है, इफ्तारी और लंगर लगातार बटेगा वहाँ पर, लेकिन वो दरगाह के अहाते के अंदर नहीं बल्कि दरगाह के बाहर जो बस्ती का इलाका है जहाँ पर गरीब गुरबा रहते हैं वहाँ पर जाकर इंतज़ामिया की तरफ से बांटा जाएगा। यानी ये लंगर बंद नहीं होगा, लंगर लगातार चलता रहेगा और लंगर तकसीम भी होगा, और इस बार तकसीम अहाते के अंदर नहीं होगा बल्कि बाहर होगा। लेकिन बड़ी खबर कोरोना वायरस के पेश नज़र दिल्ली से इस वक्त यह कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह मैनेजमेंट कमेटी है उनकी तरफ से बयान जारी किया गया और उनके जॉइंट सेक्रेटरी सईद अल्तमश निज़ामी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि दरगाह आम ज़ायरीन के लिए 16 से 30 अप्रैल 2021 तक फिलहाल बंद रख दी गई है। यानी बढ़ते हालात के पेश नज़र और जो सूरत हाल बन रही है उसमें DDMA की जो गाइडलाइंस है उसको देखते हुए फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो 16 से 30 तारीख तक फिलहाल बंद रहेगी। चलिए जी, ये तो थी दिल्ली से खबर जो फटाफट से हमारे पास आई थी, लेकिन जरा पासपोर्टों की भी खबर आपको बताते चले और आपको बताते चले कि किस मुल्क का पासपोर्ट कितना मजबूत है। दुनिया भर के लिए पासपोर्ट इंडेक्स यानी पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है और ये पासपोर्ट रैंकिंग जो है ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जारी हो गया है, जिसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट लगातार इस बार भी चौथे पायदान पर है। यानी मनफी लिस्ट जो आई है, यानी जिन पासपोर्ट्स को काफ़ी कमज़ोर माना जा रहा है उनमें चौथे पायदान पर पाकिस्तान का नाम आया है। पहले सीरिया जो जंगज़दा फसादज़दा इलाका सीरिया है, उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर इराक और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके पासपोर्ट को माना जा रहा है कि सबसे कमज़ोर
पासपोर्ट जो है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी कर दिया गया उसके मुताबिक है। और इसके बाद जापान का जो पासपोर्ट है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट 193 मुल्कों के इंडेक्स को जारी कर दिया गया है। जापान सरफहरिस्त पर आया है और सिंगापुर दूसरे स्पॉट पर है 192 वाले फहरिस्त में। जर्मनी और साउथ कोरिया ने तीसरा पायदान जो है वो ले लिया है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ मुल्क जो है वो पहली 10 लिस्ट में अपनी जगह को बनाने में कामयाब हुए हैं। यानी पहले 10 पोजीशनों में यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं वो आए हैं और इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और दीगर मुल्कों स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और न्यूजीलैंड ये जो है वो लगातार नीचे चले गए हैं। यानी 7वें पायदान से भी ये नीचे आ चुके हैं। यानी कंटिन्यूसली इन पासपोर्ट्स की हिफाजत जो है वो कम हो रही है। तो कुल मिलाकर पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया है। इस पर मजीद डिटेल्स थोड़ी देर में आपको और भी बताते हैं। बढ़ते हैं जी आगे। जब पासपोर्टों की बात हो रही है तो खबर जरा पासपोर्ट की ही आपको बताएंगे और वीजा की बताएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होने के एक बार फिर आसार साफ नजर आ रहे हैं। जहां तिजारत को लेकर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने ना कर दी थी, वहीं पर खेल शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो होने वाला T20 है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से डेवलप हो रही है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के हवाले से या क्रिकेट शायकीन के हवाले से एक बड़ी और अच्छी खबर है। भारत वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों को वीज़ा फराहम करेगा। यह भारत की जानिब से, BCCI की जानिब से जो अक्टूबर में होने वाला वर्ल्ड T20 है भारत के अंदर, उस सिलसिले में भारत की जानिब से ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी दिखा दी गई है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उन्हें वीज़ा फराहम करने के हवाले से कहा गया है। ताहम पाकिस्तानी शायकीन को भारत आएंगे या ना आएंगे उनको वीज़ा फराहम होगा, इस सिलसिले में अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन फैसला जो क्रिकेट शायकीन के लिए वो यही है कि क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है उन्हें वीज़ा फराहम किया जाएगा। ये दरपर्दा मुज़ाकरात के बाद, जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो रही है, खुफिया ही सही लेकिन बातचीत हो रही है, रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद, आसार नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही इससे भी शायद जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एपेक्स काउंसिल के सामने इस बात को रखा कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा दिया जाएगा। यानी बाबर आजम की क़यादत वाली टीम को भारत आने की इजाजत होगी। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। एक बड़ी खबर शायकीन के लिए और दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते होने के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो क्या कितना अहम ये जो है, जिस तरह से वीज़ा फराहम करने के साथ साथ ये बात की जा रही है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते पर कितना बेहतर असर पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें 2012, 2003, 2013 के बाद अब पाकिस्तान की टीम हो सकता है कि आलमी कप के इस T20 फॉर्मेट के मुताबिक अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और बाकी खिलाड़ियों के लिए बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होगी। यानी पहले वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो अक्टूबर में होगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल यानी दो तरफा मुकाबले होंगे। और इस बायलैटरल टूर के लिए वीजा को थोड़ा सा पॉलिसी को नरम कर दिया गया है। विराट कोहली और बाबर आजम की क़यादत वाली क्रिकेट टीमों के लिए अब बायलैटरल सीरीज हो सकती है, जो कि IPL के शेड्यूल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ जाएगा। लेकिन इससे बड़ी खबर कि जब आप वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान की मेजबानी को देखेंगे, ये वर्ल्ड कप T20 शेड्यूल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन बाद में ICC ने इसका वेन्यू चेंज किया। अब ये भारत में होगा, जिसके लिए उन्हें आना ही आना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरहदों पर बंदूकों के दहाने खामोश होने के बाद अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसियां, फॉरेन कंट्रीज की पॉलिसियां जो तब्दील हो गई, और उसके बाद अब इसका हिस्सा कि सीज फायर के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलेगा, जिसका गालिबन ये मतलब है कि नेक्स्ट शेड्यूल में हो सकता है कि इंडिया प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी बोली लग सकती है। जहां तक शायकीन की बात करें, शायकीन को वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते उस्मान अहमद जो कि पाकिस्तान के शूटर हैं, नई दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें वीजा दिया गया था क्योंकि
मुकाबले बैनुल-अक़वामी सतह यानी वर्ल्ड कप के थे, जो नई दिल्ली में इन दिनों जारी है। लिहाजा गालिबन मतलब यह कि दोनों मुल्कों के बीच में वीजा पॉलिसी को लेकर कुछ मामला चल रहे हैं। लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीरीज होगी और हो सकता है कि वर्ल्ड कप में तो आना ही आना है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो आईसीसी गवर्न कर रहा है और उसमें खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती कि जिसमें आप किसी मुल्क को रखेंगे, किसी मुल्क को नहीं रखेंगे, क्योंकि T20 आलमी कप के लिए आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई में आपकी रैंकिंग होती है और क्वालिफाइंग में नए ममालिक, 3 नए ममालिक जो हैं आपकी बार T20 का हिस्सा होंगे। लिहाजा T20 से कबल हो सकता है कि पाकिस्तान की बाबर आजम क़यादत वाली टीम जो है वो हिंदुस्तान का दौरा करेगी और मुख्तसर दौरा होगा जिसमें कुछ T20 मैच खेले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और उस बेहतरी का असर अब खेल पर भी दिख रहा है, क्योंकि खेल शायकीन के लिए ये अच्छी खबर है कि भारत और पाकिस्तान खेल के मैदान में एक साथ खेलते हुए भी नजर आएंगे। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि वीज़े फराहम किए जाएंगे, वीज़ा दिया जाएगा सभी खिलाड़ियों को। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की चल रही है तो बात ज़रा DDC की भी करें। DDC एक बार फिर सरापा एहतजाज है और इस बार एहतजाज की वजह डिप्टी कमिश्नर्स बने हैं और एहतजाज खामोश नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरवाजे तक भी दस्तक चली गई है। बड़ी खबर इस वक्त DDC के हवाले से आपके सामने ये रख रहे हैं कि प्रोटोकॉल का मामला हल होने के साथ ही एक बार फिर मामला जो है वो सामने आया है और इस बार कहीं DDCs की तरफ से तहरीरी खत यानी एहतजाजी खत रवाना किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसमें कई डिप्टी कमिश्नरों के खिलाफ बात कही गई है कि डिप्टी कमिश्नर्स जब प्लान को एग्जीक्यूट करवाने की बारी आती है या प्लान को तरतीब देने की बारी आती है तो वो DDCs को साइडलाइन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल सेट किया गया है, इस प्रोटोकॉल का क्या फ़ायदा है, DDCs की क्या अहमियत है और DDCs के लिए जो बातें कही जा रही है उन्हें स्टेट हेडक्वार्टर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अमलाया नहीं जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर चिट्ठी लिखी गई है। अब एक की तरफ से लिखी जाती तो माना जाता कि शायद यह ज़ाती मामला, यहाँ पर कई DDCs ने एहतजाजी खत लिखा है। DDC रामबन, चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान, उनकी तरफ से खत लिखा गया है। DDC उधमपुर और वाइस चेयरमैन जूही मनहास पठानिया, उनकी तरफ से भी खत लिखा गया है और उसके साथ साथ जो किश्तवाड़ के DDC है उनकी तरफ से भी खत जो है वो लिखा गया और दीगर DDC मेंबर्स और वाइस चेयरमैनों की तरफ से एहतजाजी खत जो है वो लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी इंतज़ामिया के अंदर सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अफसर यानी DMs जो हैं वो उन्हें खातिर खा बंदोबस्त नहीं करते हैं और जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन है उसमें भी उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि यहाँ तक चिट्ठी के अंदर जो लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल तो होता ही होता है और उन्हें क्लास 4th एम्प्लॉयज़ की तरह देखा जाता है। ये जज्बात और ये ख़त जो है वो दोबारा से रवाना किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। ये ख़त कब रवाना हुआ? इससे पहले वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो जारी कर दी गई थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि DDC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के क्या इख्तियार होंगे, उसके बाद BDCs के क्या इख्तियार होंगे और नीचे ये निज़ाम कैसे चलेगा, उस सिलसिले में एक वाज़िया गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन अब की बार मामला तरक्याती मंसूबों का है, जिसको लेकर हुकूमती इदारों पर सवाल उठाए हैं DDCs ने, और ये वो DDCs हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अब ये मामला सुनवाई के लिए जाया गया है, क्योंकि लगातार इल्ज़ाम ये है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो उन्हें खातिर खा निज़ाम में नहीं लाते हैं, खातिर खा अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते हैं। जब भी प्लान का मामला हो, एग्जीक्यूशन का मामला हो या दीगर मामले हो, तो ये सारे मामले जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सनम एजाज हमारे साथ है। सनम, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि DDCs का मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले तो इख्तियारात की जंग थी, इख्तियार मिला तो अब इम्प्लीमेंटेशन की जंग है। अब अमल दरामद कैसे हो उस पर लड़ाई उठ रही है और DCs को लेकर तहरीरी ख़त लिखना
कितना बड़ा मामला आप इसे मान रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के लिए कितना बड़ा सवाल डीडीसीज ने उठाया है? देखिए गौर भाई, डीडीसीज का ये सवाल जो है ये बहुत ही, वो कह सकते हैं कि इज्जत तो आबरू के लिए तो निकले थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। यही इनको हुआ है। मिसालें यही दी जा सकती हैं कि बड़गाम में जो लोग जीत के आए हैं उनमें से बड़ी तादाद को श्रीनगर के होटलों में बंद रखा गया, उनके बकौल बंद रखा गया है, क्योंकि जब उनको जरूरत सरकार को कहीं होती है तो उन्हें सिक्योरिटी के नाम पे बंद यहाँ पे रखा गया, और जब जरूरत नाम की और जब उनकी जरूरत होती है तो बकौल उनके तब सिक्योरिटी वगैरह नहीं देखी जाती है। एक फटी सी सोमो में उनको बिठाया जाता है और वहां परेड हो या क्या हो वहां पे लिया जाता है और फिर वापस उन्हें उन होटलों में रखा जाता है जहां उन्हें सुबह से लेकर शाम तक उनके बकौल कोई परिवार का दूसरा लोग भी नहीं मिल सकता है। यूं तो ये डीडीसी या दूसरे लोग आए थे कि कुछ इज्जत भी होगी, पहले इन्होंने कपड़े भी फाड़े, गला भी फाड़ा। कुछ कपड़े और गला फाड़ने के बाद जब ये जीत के आए तो इनको मालूम था कि इज्जत होगी, आबरू मिलेगा, कुछ दबदबा के साथ साथ साफ जाहिर है कुछ कमाई भी होगी, लेकिन न दबदबा न इज्जत न कमाई। अब इनका यही इल्जाम है, अब इन्हें कहना है ये इन्हें सब कुछ भुगतना पड़ा। फिर सरकार ने पिछले दिनों कुछ मामला उठाए थे, लेकिन इनका यही कहना है कि इन्हें जो सरकार ने बताया वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। डीसी तो अलग बात ही नहीं, पटवारी भी खैर अपने खातर में नहीं लाता है, ये इनका इल्जाम है। और फिर गांव देहात से जो लोग आए हैं जो डीडीसी बन के आए उनका तो आदम ही निराला है, वहां का जो सिस्टम है उसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा। तो इन चिट्ठी अब जो इन्होंने लिखी है, इन्होंने तो लिखी है कि जमीनी सतह पे, लेकिन अब ये है कि जमीनी सतह पे एलजी का काम है ऑर्डर निकालना, फिर जमीनी सतह पे उसको इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी दूसरे लोगों को होता है। अब देखते हैं डायरेक्ट एलजी कितना सख्त वहां से और ऊपर से जो है दिशा निर्देश जमीन पे इन लोगों को देता है कि इनको ओबे करिए। सनम ये बताइएगा, जिस तरह से अब डीडीसी मेंबरान या डीडीसी चेयरमैन और जिला तरक्याती कमिश्नरों के दरमियान जो रसाकशी है, अनबन है, क्या इससे जो तरक्याती मंसूबों तरक्याती कामों पर जो है असर पड़ेगा? देखिए सबसे पहले यही है कि यहाँ कुछ अनबन जो है वो इन लोगों के आपस में भी है, तो उस अनबन में इनका अपना काम नहीं बन रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने का जो सिलसिला है उसमें इनकी अपनी भी जो इनकी दीवारें हैं वो गिर रही हैं, उसकी ईंटें गिर रही हैं। फिर तरक्याती मंसूबों के हवाले से सरकार ने जो एक प्रोफार्मा बनाया है और एक कोरम जो बनाया था तरक्याती मंसूबों का, उसमें इन लोगों की यानी जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, इनको पॉलिटिकल नुमाइंदे हम कहते हैं क्योंकि वोट जीत के लेके आए हैं, तो इन नुमाइंदों को एक सही रिप्रेजेंटेशन उसमें दी गई थी। लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन को जब अमलाया नहीं गया तो हर कोई उस अपने रिप्रेजेंटेशन को अमलाए न जाने के बाद कहीं न कहीं सरकार के उस तामीराती ढांचे में रुकावट खड़ा करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि इनके साथ एक अच्छा वक्त मैन फोर्स भी है, वर्कर्स फोर्स भी है। तो ये लोग जो हैं उस सारी चीज को लेकर कहीं न कहीं रोड़े अटकाने में कामयाब हो रहे हैं और तामीराती कामों में कहीं न कहीं रुकावट आ ही जा रही है। गौर बहुत शुक्रिया जी सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर ये है कि मुख्तलिफ डीडीसीज की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एहतिजाजी ख़त रवाना किया गया है, जिसके अंदर कहा गया कि जो सेट प्रोटोकॉल है उसकी वायलेशंस हो रही हैं, जहां पर काम होना चाहिए था हो नहीं पा रहा है। और अब देखना होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस तरीके से इस मामले पर आगे बढ़ेंगे। तो बात ज़रा ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक और अच्छी खबर भी बताते चले। जहाँ हमने थोड़ी देर पहले खेल की खबर आपको बताया था और बताया था कि खिलाड़ियों को वीज़ा मिलेगा, वहीं पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। और ये माना जा रहा है कि अब रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी और कश्मीर डिवीज़न के अंदर भी इस एकेडमी का एहतमाम जो है वो किया जाएगा। एक और सरकार की तरफ से एक और बड़ी बात जो कही जा रही है कि रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी जो होगी कश्मीर के अंदर मेन फोकस इसका फुटबॉल का होगा और जम्मू के अंदर इसका मेन फोकस जो है वो हॉकी स्पोर्ट्स होगा। अब आपको याद होगा कि सॉकर कितना ज़्यादा खेला जाता है कश्मीर में और हॉकी के कितने दीवाने जम्मू के अंदर है, इसलिए शायद सरकार ने ये दोनों गेम्स को लेने का मन जो है वो ले लिया है। और उसके साथ साथ ये भी सरकार का एक एजेंडा है कि हम टैलेंट को चैनलाइज करें और उनकी परख और उनको ढूंढने के लिए ये एकेडमियाँ जो है ये काफ़ी मौसर काम करेगी। एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कल ये बड़ी बात सामने रखी गई है और ये कहा गया कि ये 7 साल यानी 7th क्लास से ऊपर जो बच्चे होंगे वो इन एकेडमियों का हिस्सा बन सकते हैं। सीधे चलते हैं जी, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान फाजिल,
पूरी अपडेट बताइएगा कि खिलाड़ी अब क्या कुछ कह रहे हैं। श्रीनगर के अंदर फुटबॉल, जम्मू के अंदर हॉकी। प्रीमियर्स को लेकर बात की गई है और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवाइजर जो फारूक अहमद खान साहब है, उन्होंने कल एक मीटिंग बुलाई जिसमें खासतौर पर यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स और जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच में ये मीटिंग रही है, जिसमें आलोक कुमार जी जो कि जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और साथ ही साथ इसमें जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुजरत गुल जी, तो उनके साथ एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें खासतौर पर उसको स्पोर्ट्स और कल्चर को एनकरेज करने की बात की गई। और इस अकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट्स को फरोग देने की बात चल रही है, तो इसमें 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड जो है ये अकेडमी खोली जाएगी, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल मार्क होगा, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो काफी ज्यादा लैप्स रहे। अगर देखा जाए जिस तरीके से फुटबॉल या हॉकी जो है हमारे स्टेट में काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर है, इन बिटवीन अगर देखा जाए एक अच्छा खासा टैलेंट हंट भी किया जाएगा स्पोर्ट्स को लेकर, जो कि कल बात बताई गई है। और उस टैलेंट हंट से क्या होगा कि उस टैलेंट हंट से खोज होगी कि आखिरकार खिलाड़ी जो है रूरल एरियाज के है या अनटैप्ड एरियाज के जो खिलाड़ी है जो अभी तक सामने नहीं आ पाए, उन्हें खोज करने के बाद उन्हें एक अच्छा कॉर्नर मिलेगा। इस बीच अगर बात करें, वो बच्चे भी काफी ज्यादा खुश है क्योंकि जिनके पास टैलेंट है, जिनको अभी तक इसने उभारा नहीं है, निखारा नहीं है, उनको भी मौका मिलेगा कि वो आगे आए। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भी बात की गई है, जिस तरीके से कल भी उनने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, उसका भी जायजा लिया है, उसको बेटर बनाने की कोशिश की गई है। मगर साथ ही साथ एक अच्छी कोशिश, क्योंकि रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमीज में अब नई तरह के खेल होंगे और उसमें एक नई पॉपुलैरिटी होगी, क्योंकि खिलाड़ियों का टैलेंट जो है वो काफी ज्यादा हिडन है। अब इन बिटवीन अगर टैलेंट हंट होता है तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी आगे आएंगे और उनका जो टैलेंट है वो अच्छे से निखारा जाएगा, ताकि उनको एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कि खेल के हवाले से ये कि अब फुटबॉल एकेडमी और हॉकी की एकेडमी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो सेंसस की खबर आपको बताएंगे कि सरकार ने कमर कस ली है सेंसस के हवाले से। और आपने जो कल खबर हमने आपको बताई थी कि तरक्याती मंसूबे रुके पड़े हैं क्योंकि सरकार अपना फैसला नहीं ले पा रही है। फैसला हो गया है, क्या कुछ फैसला होगा ब्रेक के बाद, दोनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे।